आप तो कुछ भी बोलते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर देखिए पत्रकारों को बुलाकर चारों और 3 बार मुख्यमंत्री बना हुआ व्यक्ति और डाउन टू अर्थ देखिए आप, कोई घमंड नहीं। तारीफ करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री साहब के लोग कि कितने डाउन टू अर्थ हैं। हंसते बहुत अच्छा है, तो मुस्कुराने की अदा तो वाकई है ही है। इसलिए भाई साहब चर्चा में बढ़ावा की खातिर और बने रहने के खातिर जानबूझ के अशोक गहलोत का यूज करते हैं। उसी धारा के तहत, राजद्रोह की धारा के तहत तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था। यानी तो नरेश मीणा के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा स्वार्थ। वो उनको अपनी साइड लेना चाहते हैं, चाहे उनके लिए उनको अपने खास को साइड करना पड़े। किसकी बात कर रही हूँ? प्रमोद जैन भाया की बात कर रही हूँ। जिस दिन उनसे काम निकल जाता है, उसको पूरी तरह से काट कर अलग कर देते हैं, पहचानते तक नहीं है। थोड़ा दुगना आगे बढ़ के 2 कदम बढ़ा के सचिन पायलट जी ने फोन कर दिया कि भैया ते ट्वीट करो। मैं फोन करा, नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। क्या क्या राजस्थान में चल रहा है भाई साहब, थासु छुपे थोड़ी, आपको तो सब पता है। कैसे कल पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कई सारे पत्रकार गए। मैं तो आज सुबह स्टेटस देख रही थी कई पत्रकारों के, सब बेहद खुश थे। और क्यों ना खुश होंगे भैया, अगर 3 बार मुख्यमंत्री बने हुए व्यक्ति, नेताजी आपके सर पे हाथ रख दें तो कैसी फीलिंग होती होगी, वो तो उनसे जाकर कोई पूछे। तो कैसे अचानक पत्रकारों से मिले। एक मुद्दा जो आप देखिएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने पकड़ लिया है भैया बहुत दिनों के बाद, कन्हैया लाल उदयपुर वाला हत्याकांड याद है आपको, वो वाला पकड़ लिया है। अब तो नरेश मीणा पर बात करने लगे हैं, कल तक तो शायद नाम भी नहीं सुनना चाह रहे थे। जब पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि सर जी ट्विटर पर ट्वीट तो कर दिया है, क्योंकि ट्विटर पर ट्वीट करने में हमारे नेताजी कोई पीछे नहीं है, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूँगी, सारे नेताजी ऐसे हैं हमारे, तो वो तो कर दिया सर, पर वो ख़त्म नहीं हुई ना कहानी, क्या आप जाएंगे मिलने? तो सर जी बोले देखिए मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, बाकी की बात बाद में करेंगे। हंसते बड़ा अच्छा है पूर्व मुख्यमंत्री साहब। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि लोकेश जी की तब बात हो ही जाती है जब पूर्व मुख्यमंत्री साहब की बात होती है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नमस्कार लोकेश जी, सबसे पहले बताइए स्वास्थ्य कैसा, क्योंकि अभी वायरल सबको चल रहा है, मेरी खुद की तबीयत खराब है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपने कहा कि आपकी खराब है, तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा और ये चाहूँगा कि आप जल्दी से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। हालांकि आप वायरल में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा आप लोकेश जी एक बात बताइए, जहाँ से शुरुआत की एक बार वहीं से एक बार थोड़ी सी बात बता दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री साहब कितने एक्टिव है, आप तो कुछ भी बोलते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर देखिए पत्रकारों को बुलाकर चारों और 3 बार मुख्यमंत्री बना हुआ व्यक्ति और डाउन टू अर्थ देखिए आप, कोई घमंड नहीं। तारीफ करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री साहब के लोग कि कितने डाउन टू अर्थ हैं। यहाँ बैठ गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री साहब, यहाँ जैसे मैं बगल में बैठी हूँ, आपके बैठी हूँ, बिल्कुल वैसे ही पत्रकार चारों तरफ बैठे हुए थे। हर छोटे से छोटा पत्रकार अपने आप को बड़ा मान रहा था। तारीफ़ तो सारे पत्रकार और जनता ही की, हम भी तो हमेशा तारीफ़ ही करते हैं, वो तारीफ़ के काबिल हैं, क्योंकि उनका ये जो दोहरा चरित्र है, ये इस प्रदेश की जनता को हर विपक्ष के समय में ही नज़र आता है। देखिए, आपने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री अगर किसी के साथ बगल में बैठ जाएं तो उसे क्या महसूस होता होगा, वो अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करता होगा उस वक्त। और जब उनके पीठ पे, कंधे पे हाथ रख के यूँ थपथपाया जाता है कि अरे भाई कैसे हो। ये इनकी बहुत पुरानी टैक्टिस है। मैंने हर बार कहा, जितनी बार भी मैंने आप जैसे तमाम साथियों से बातचीत की है, तो मैंने एक बात कही है कि मैंने अपने जीवन में इस तरह का लीडर नहीं देखा। वाकई उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि जब सरकार में होते हैं तब वो अलग होते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो बिल्कुल अलग होते हैं। यानी दोहरे व्यक्तित्व को एक साथ एक ही शरीर में धारण करने वाला व्यक्ति तो विरला ही होता है। जब सरकार होती है तो ये तमाम लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं कि उनके कंधे पे हाथ रखा, उन्हें ये महसूस कराया कि अरे भाई तुम तो मेरे अपने हो, वही लोग उनको मिलने के लाले पड़ जाते हैं, वो आसपास भी नहीं फटक पाते हैं। तो ये उनका बहुत पुराना तरीका है। विपक्ष के समय उनके पास कोई काम नहीं रहता और वो लोगों को फ़ोन कर कर के उनके कार्यालय से बुलाया जाता है कि आइए मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। जहाँ तक रही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, तो ये उनका तरीका है, मीडिया में कैसे बना रहा जाए ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो उसी को अपनाते हैं बार बार। क्योंकि मैं तो इतने लंबे समय से साथ हूँ, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि राजनीति में वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि जितना आप दिखोगे, बने रहोगे, उतने ही आप चर्चाओं में रहोगे। तो चर्चाओं में रहने का उन्होंने ये एक तरीका खोजा है कि किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, कोई बयान दे दो, और
अगर कोई उनसे सवाल करे तो उस सवाल को हंस के टाल जाओ। आपने कहा ना कि बड़े हंसते बहुत अच्छा हैं, तो मुस्कुराने की अदा तो वाकई है ही है। इसीलिए तो जो भी व्यक्ति सवाल पूछता है वो बाद में उनके मुस्कुराते चेहरे को देख के सवाल भूल जाता है। अच्छा लोकेश जी, आपके लिए भी कोई लोग कुछ कहते हैं, क्योंकि मीठी बातें करना गलत बात है, मुझे भी लगता है और आप भी समझदार हैं, आपको भी लगता है कि ये गलत है। आप बताइए, लोग तो अभी चर्चा के लिए आप बोल रहे थे, लोग तो ये भी कहते हैं कि लोकेश जी भी भाई साहब चर्चा में बढ़ावा की खातिर और बने रहने के खातिर जानबूझ के अशोक गहलोत का यूज़ करते हैं। उसके लिए उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि जब भी अशोक गहलोत जी कुछ भी करते हैं तो लोकेश जी का कोई ना कोई ट्वीट आ जाता है। तो आप भी क्या चर्चा में बने रहने के लिए जानबूझ के ऐसा सब करते हैं? बस आपने बिल्कुल सही पॉइंट को पकड़ा है कि अशोक गहलोत जब भी कुछ करते हैं तब लोकेश शर्मा जवाब देते हैं। लोकेश शर्मा की कोई दुर्भावना नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री जी से, ना उन्हें किसी प्रकार का उनसे द्वेष है। लोकेश शर्मा हमेशा प्रदेश और देश की जनता के सामने वो सच्चाई लाना चाहते हैं जो आज तक देश और प्रदेश की जनता ने नहीं देखी है, नहीं सुनी है। तो आपने कहा कि जब भी वो कुछ करते हैं, यानी मैं प्रदेश की जनता के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो हमेशा भ्रांतियाँ फैलाने का काम करते हैं, असत्य बोलने का काम करते हैं। लोग तो सोचते हैं कि गांधीवादी नेता हैं, सच ही बोलते होंगे, लेकिन वो जितना झूठ बोलते हैं मैं सिर्फ उसका जवाब देता हूँ। आप देखेंगे कि आगे बढ़कर मैंने कभी भी उनके लिए एक शब्द नहीं बोला, हमेशा मैंने जवाब दिया है। यानी मैं रिएक्ट करता हूँ, मैंने एक्ट नहीं किया। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मुझे खबरों में रहने का शौक़ है या मैं भी अपने नाम को उपयोग में लेना चाह रहा हूँ या मुझे बने रहने की कोई ऐसी लालसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जब भी वो झूठ बोलेंगे, प्रदेश की जनता को गुमराह करेंगे, जनता के सामने असत्य परोसेंगे और वो तमाम बातें जो सच के आसपास भी नहीं हैं, अगर उनका जिक्र करेंगे तो लोकेश शर्मा उनका काउंटर करेगा, लोकेश शर्मा उनको जवाब देगा और लोकेश शर्मा उनसे सवाल पूछेगा कि आपने ये जो सवाल किए थे, ये जो तथ्य या जो भी बातें आपने जनता के सामने रखी वो पूरी तरह से असत्य हैं। आपको मैं कल का उदाहरण देना चाहता हूँ, आप भी स्वयं मौजूद थे। नहीं, मैं नहीं थी। हो सकता है आप नहीं हो, लेकिन कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि आदतन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही रहते हैं किसी न किसी मुद्दे पे, क्योंकि उन्हें बने रहने का शौक़ है, चर्चाओं में रहने का शौक़ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक कायदा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की जाती कि सिर्फ आप अपनी बात रखो, अपने गीत गाओ और अपनी ही तारीफ़ करो या अपने ही मुद्दे की बात करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कायदा होता है उसके अनुसार कि आपने अपनी बात कह ली, मीडिया के साथियों ने आपकी बात सुन ली, उसके बाद उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपको देने होते हैं, अन्यथा प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक बयान भिजवा दीजिए। आपने प्रदेश में बहुत सारे मीडिया हाउसेज और मीडिया कर्मियों को ऑब्लाइज किया है भाई, आप जब बयान भेज देंगे तो कोई ना कोई आपसे उपकृत हुआ व्यक्ति किसी न किसी अखबार में छोटी मोटी खबर लगा ही देगा, खबर तो आपकी लगी जाएगी। लेकिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सामने बैठे हुए पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का आपको जवाब देना चाहिए। तो जो सवाल सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता में पत्रकार द्वारा पूछा जाए और उसके लिए आप ये कहें कि आप अकेले में आइएगा, मैं सब कुछ समझा दूंगा, क्यों भाई? सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता में पूछे गए सवाल का जवाब आपको सार्वजनिक तरीके से ही देना चाहिए, लेकिन जवाब तो तब दें जब उसका जवाब हो। जवाब क्या देंगे? जो घटना पूरी तरह से फर्जी साबित हो गई, अब तो प्रमाण हैं, तथ्य हैं, क्योंकि जो भी निर्णय आए, जांच एजेंसीज ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की और न्यायालय ने उसे स्वीकार किया, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होता है? अब आप कहते रहिए बाद में कि प्रैक्टिकल था, थ्योरेटिकल था, आप इस तरीके के जुमले गढ़ते रहिए। प्रदेश की और देश की जनता ये समझ चुकी है कि आपने अपनी ही सरकार में सरकार को गिराने की साजिश रची। ये बहुत बड़ा आपने एक नाटक खेला, आपने एक पूरा का पूरा षड्यंत्र इस तरीके से महसूस कराया कि जैसे आपकी चुनी हुई सरकार गिरने वाली है। अरे भैया, कोई सरकार नहीं गिर रही थी, ना कोई गिरा रहा था। आपने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि आपको सबसे बड़ा खतरा था सचिन पायलट से, आपको ये लगता था कि कभी भी उठा के इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और मुझसे मेरी कुर्सी छिन जाएगी। तो वो पूरा का पूरा षड्यंत्र पटकथा आपने स्वयं ने रची थी, वो एक्सपोज हो गई, वो सारा का सारा नकाब उतर गया। अब जब आपसे कोई इस बात का प्रश्न करता है कि भाई बताइए तो सही, जब कोर्ट ने उसे फर्जी बता दिया
और जांच एजेंसीज कहती हैं कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं पाए गए, कोई साक्ष्य नहीं मिले जिसमें आपके विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो रही हो या कोई पैसे के लेन देन की बात हो रही हो, तो ये पूरा का पूरा मामला फर्जी था। अब आप कहते हैं कि एफआईआर लगाने से तो क्या होता है, केस स्टैंड करता है। मुझे समझ नहीं आता कि अशोक गहलोत जी आजकल किन लोगों की सलाह ले रहे हैं, कौन बच्चे उन्हें ये बता रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। एक तरफ तो आप एफआईआर को मानते ही नहीं हैं, तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 2020 में जब ये तत्कालीन घटना हो रही थी, जब आपने आरोप लगाए थे कि हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, उस समय कई मुकदमे दर्ज हुए और जो केस दर्ज हुआ उसमें सबसे बड़ा केस था राजद्रोह का। एसओजी ने राजद्रोह का केस दर्ज किया उन लोगों के खिलाफ जिनको कि आपने कहा ये षड्यंत्र में शामिल हैं, और उस वक्त लगभग 27 दिन की जेल काट कर आए भरत मालानी और अशोक सिंह, जिन्हीं के पक्ष में अभी न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था। और उसी धारा के तहत, राजद्रोह की धारा के तहत, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था, यानी उन पे भी ये आरोप लगाया गया था। उन्हें बाद में इस मामले में आरोपी बना लिया गया राजद्रोह जैसे। तो आपकी एसओजी ने उस मामले पे एफआईआर क्यों लगाई भाई? आप बताएं एफआईआर क्यों लगाई? और उसके बाद आपके ही लोगों ने एसीबी में जाकर उस केस को क्यों दर्ज कराया? आप तो कहते हैं कि एफआईआर से कुछ होता ही नहीं है। तो आपकी सरकार ने, आपकी एसओजी ने एफआईआर क्यों लगाई थी, इसका जवाब दीजिए। तो जब भी उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पहला सवाल कि सरकार गिराने की साजिश किसने रची, उसका कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, रटे रटाए आरोप लगाते हैं। आप कहते हैं कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट, मेरे पास सबूत हैं कि इन्होंने मेरी सरकार गिराने की साजिश रची। अरे तो भैया सबूत कहाँ हैं? आप सार्वजनिक करिए ना, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। नहीं, वो अब लेकिन पायलट साहब का नाम नहीं लेते। अब नहीं लेते, लेकिन उस समय के तमाम अखबारों को तो देखिए जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा कि ये गद्दार है, ये उनका बड़प्पन नाकारा देखिए, वो है, भी तो भूल निकम्मा गए। है। राजनीति में बड़प्पन तो हर व्यक्ति दिखाता है, जब भी उसका कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होता है ना, तब बड़प्पन दिखाने का प्रयास करता है। तो आपने सचिन पायलट जी की बात कही, अब वो युवा हैं, उन्हें कांग्रेस को आगे ले जाना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, वो प्रयास कर रहे हैं सबको साथ ले चलने का। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या किया था ये तो कोई भूल नहीं सकता ना। जो राजनीतिक रूप से नुकसान उनका कर दिया, उसका कभी भरपाई नहीं हो सकती, जीवन में कभी नहीं हो सकती। तो ये वो व्यक्ति हैं जो इस तरह के जुमले गढ़ते हैं। आपको एक और वाकया मैं याद दिलाना चाहता हूँ। क्या भरोसा करेंगे ऐसे व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे व्यक्ति के बयानों पर जो बहुत गंभीरता से अपने गृह जिले में, जोधपुर में जाकर वर्तमान मुख्यमंत्री को सावचेत करते हुए ये कहते हैं कि मुझे पता है जयपुर से लेकर दिल्ली तक आपको हटाने का षड्यंत्र रच रहा है, आप सावधान हो जाइए। बयान देते हैं, बाकायदा बड़े बड़े बयान छपते हैं, और 3 दिन बाद जब उनसे कोई यहाँ पूछता है, कहते हैं वो तो मेरा कैजुअल कमेंट था। तो क्या मतलब हुआ भाई? आप इतनी गंभीरता से, प्रदेश का हर व्यक्ति ये मानता है कि आपको 40 वर्ष हो गए राजस्थान की सक्रिय राजनीति में, और 3 बार के आप मुख्यमंत्री रहे हैं, और आप कहते हैं कि मेरा कैजुअल कमेंट था। और वो भी किसके लिए? वर्तमान मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति की बातों पे आप भरोसा करेंगे क्या? आज उन्होंने ये कहा कि कोई साजिश नहीं रची जा रही थी, कल वो कह रहे थे कि साहब 3 लोगों के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं। तो किसी एक बात पे टिकिए हुजूर। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी जो वास्तविकता है वो प्रदेश का हर व्यक्ति जान चुका है। जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपको दर्द देते हैं, चाहे पेपर लीक का सवाल हो, सरकार गिराने वाली बात हो, आपसे ये पूछा जाए कि फ़ोन टेपिंग किसने करवाई, लोकेश शर्मा जो बोल रहा है वो इतने सारे आरोप लगा रहा है, आज तक उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप खड़े होकर कह दें ना कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पेन ड्राइव नहीं दिया, मैंने कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं करवाया। शायद आप बहुत तो ये बड़े हो तमाम जाएंगे, चीज़ें। शायद आप बहुत बड़े हो जाएंगे, वो जवाब दे देंगे तो शायद वो सोच रहे हैं नहीं, लोकेश को इतना बड़ा क्यों करना भाई। ये सोच सोच की बात होती है। लोकेश कोई ना बड़ा हो रहा ना छोटा हो रहा उनके जवाब देने से, लेकिन वास्तविकता तो पता लगेगी ना। हर व्यक्ति सवाल करता है, तो सवालों से बचते क्यों नज़र आते हैं?
जब भी आपसे पूछा जाए आप मना कर देते हैं, हंस के टाल देते हैं कि नमस्कार करके चल देते हैं आगे। तो भाई सवालों के जवाब देना आना चाहिए। अपनी बात तो आपने कह दी, लेकिन जो आपसे पूछ रहा है आपने उसका जवाब नहीं दिया आज तक। आपसे मैंने कितनी बार सवाल पूछे कि आप ये बताइए कि जो पेन ड्राइव आपने मुझे दिया जिसमें ऑडियो क्लिप्स थे वो आपके पास कहाँ से आए। मैंने तो बता दिया जांच एजेंसीज को कि मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी निवास पर बुलाकर अपने हाथों से पेन ड्राइव दिया। अब आप बताइए कि आपके पास वो पेन ड्राइव कहाँ से आया। लोकेश जी, तो ये लोकेश जी। तमाम चीज़ें हैं सोनिया जी। देखिए बात कहाँ से शुरू हुई कि अशोक गहलोत बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि देखो मेरे बगल में बैठे हैं। तो ये उनका चरित्र है, दोहरा चरित्र, जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। विपक्ष में रहते हुए वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे उनसे अच्छा राजनेता देश में कभी पैदा ही नहीं हुआ। इतना अपनापन महसूस कराते हैं, इसीलिए लोग सम्मोहित जैसे हो जाते हैं। धरती पर रहने वाले। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात बोली है। इसका मतलब वो जो ट्वीट करते हैं क्या भैया उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्या? उन्होंने ट्वीट किया नरेश मीणा पर, आप सबसे दूर नहीं है, आप सब जानते हैं। उनको दया आई, बुरा लगा, उन्होंने कहा कि भैया अनशन छोड़ दो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। आप जानते हैं नरेश मीणा के लिए उन्होंने क्या क्या कहा। कल वो एक अलग बात है, कल ही कुछ समय पहले दिवली उनियारा में जो थप्पड़ कांड हुआ तभी वो कह रहे थे कि हिंसा गलत है, ये गलत किया, पकड़ना चाहिए, ये सब बातें है ना। पर एक बात बताइए, क्या लगता है आपको अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया उसके पीछे भी कोई बड़ा रहस्य हो सकता है क्या? जानिए, आप सुनिए क्यों। क्योंकि अब मैं नाम लूंगी तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। मेरा बहुत निवेदन है आपसे कि बुरा नहीं मानिएगा। एक कैप पहने हुए ब्लैक कलर की टी शर्ट में एक व्यक्ति है जिसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, आपको याद आ जाएगा, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस व्यक्ति ने क्या क्या बोला था सचिन पायलट के लिए, बुरा भला बोला था और कहा था कि नरेश के साथ गलत कर रहा है ये पायलट साहब, है ना, ये आपने सुना होगा। और उसी के थोड़े टाइम के बाद अशोक गहलोत जी का ट्वीट आ गया। तो लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी का ट्वीट इसीलिए आया क्योंकि कुछ लोग नरेश मीणा की पैरवी और पायलट साहब का अपमान कर रहे थे। आपको क्या लगता है क्यों गहलोत साहब अचानक उठे आज, इतने दिनों के बाद, 12वें दिन के बाद? अनशन को तो भैया बहुत दिन हो गए, तो अचानक उठे और आए, हमदर्दी दिखाई। बहुत ही स्वार्थी किस्म के राजनेता हैं। सही बोलिए। हमेशा जिस चीज़ में उन्हें फ़ायदा नज़र आता है ना उस तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं, चाहे उन्हें कितना भी नीचे झुकना पड़े, आपको लगता है नरेश कितना भी ज़मीन तक उनको उतरना पड़े। इसलिए फ़ायदा है कि नौजवान जो लोग हैं आज लगातार नरेश की बात कर रहे हैं। नरेश बहुत ही जुझारू और होनहार नौजवान नेता बनेंगे। लेकिन देखिए पिछले इतने लंबे समय से नरेश मीणा संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो उस समय से जानता हूं जब राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति शुरू हुई थी, और मुझे कहते हुए इस बात का फ़ख्र है कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय से एनएसयूआई के महासचिव के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, तब मैं उस वक्त जयपुर जोन का इंचार्ज था और पूरे सहयोग के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने छात्र राजनीति की। तो तब से मैं तो जानता हूँ उन्हें कि वो कितने संघर्षशील व्यक्ति हैं और कितना अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, बशर्ते कि उनको सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म मिलता रहे, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। जहाँ तक अशोक गहलोत जी की आपने बात की, उन्हें लगा कि ये जो मॉब है, ये जो युवा हैं, अगर मैं इस तरह का भी कोई ट्वीट करूँगा तो इससे मुझे कुछ ना कुछ गेन होगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए हर स्टेप, हर शब्द, हर बात वो यही सोच समझ के करते हैं कि मुझे इससे क्या हासिल होगा, मुझे इससे क्या मिलेगा। तो नरेश मीणा के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा स्वार्थ है कि वो चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान से जो भी लोग राजनीति करना चाहते हैं, और ये एक उभरता हुआ नाम है, अगर मैं इस तरीके से करूँगा कि हो सकता है कि वो मेरे साथ आ जाएं, मुझे आगे हर तरह से समर्थन छोटा सा देना चाहें। एक छोटा सा एक बात बताइए, वो उनको अपनी साइड लेना चाहते हैं, चाहे उनके लिए उनको अपने खास को साइड करना पड़े। किसकी बात कर रही हूँ? प्रमोद जैन भाया की बात कर रही हूँ। वो तो क्लोज हैं, दिल के करीब, तो उनके नरेश मीणा के खातिर क्या उसको साइड कर देंगे? लोकेश शर्मा भी तो दिल के करीब था। थे आप? हाँ, देखिए, लगातार कि देखिए कितना प्रेम मोहब्बत वाला रिश्ता था। मोहब्बत वाला रिश्ता तो हमारा आज भी है। हमने कब कहा कि मुझे कोई नफरत हो गई है? आपने जो कहा ना कि दिल के करीब वाले व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति से जो चाहे, क्योंकि वो होते करीब किसी के नहीं है, सिर्फ एहसास कराते हैं, सिर्फ एहसास कराते हैं, उसे ये महसूस कराते हैं कि तुम मेरे दिल के बहुत करीब है।
जिनका भी आपने नाम लिया, उनके लिए कोई व्यक्ति करीब नहीं है, उनके लिए कोई व्यक्ति दूर नहीं है। सिर्फ उनको जब तक वो व्यक्ति काम का नज़र आता है तब तक उसका साथ देते हैं, तब तक उसका सहयोग करते हैं। जिस दिन भी वो उनके लिए हल्का सा भी कहीं उनका चाहे नुकसान करने की उसमें क्षमता उत्पन्न हो जाए, या उन्हें ये लगता हो कि इससे मेरी कोई हानि हो सकती है, या उससे काम निकल चुका हो, अब वो किसी काम का नहीं है, उसके बाद वो जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं, ऐसे उस व्यक्ति को अपने आप से बिल्कुल पूरी तरह से दूर कर लेते हैं। लोकेश शर्मा ने तो सरकार बचाई थी उनकी। उस वक्त जो भी घटनाक्रम हुआ था, प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि क्या घटनाक्रम हुआ था। और जो बार बार ये कहते हैं ना कि आज लोकेश शर्मा क्यों बोल रहा है, अगर लोकेश शर्मा उस वक्त बोलता तो ये चुनी हुई सरकार इनकी गिर जाती और ये उस वक्त के मुख्यमंत्री जेल में होते। इतना बड़ा इन्होंने जो स्कैंडल किया था, अपराध किया था, षड्यंत्र किया था, उसके तहत ये जेल में होते। आप सबूतों को नष्ट करने के निर्देश दे रहे हैं, इससे बड़ा अपराध हो सकता है क्या कोई? आप मुझे कह रहे हैं कि वो डिवाइस तोड़ दीजिए, वो पेन ड्राइव कहीं और भेज दीजिए, लैपटॉप मुझे दे दीजिए, उन सारे सबूतों को नष्ट कर दीजिए, तो ये स्पष्ट है ना कि उन्होंने अपराध कारित करवाया मुझसे और उस अपराध के सारे सबूत नष्ट करवाना चाह रहे थे। तो अगर लोकेश शर्मा ने उस वक्त आवाज़ उठाई होती तो ये सरकार गिर जाती और ये जेल में होते। तो मैंने तो कभी बुरा नहीं चाहा ना उनका। लोग कहते हैं कि भाई आपने मलाई खाई, मलाई खाई। अगर मलाई खाई होती तो आज इतना सीना तान के हर सत्य को, हर तथ्य को इस तरीके से बैठ के नहीं बोल रहा होता। मेरी भी बहुत सारी फाइलें खुली हुई होती भाई, जैसे हर व्यक्ति की अपने स्वार्थ से संबंधित किए गए कामों को, या जिन्होंने मलाई खाई होगी उनकी सबकी फाइलें उनके पास रखी हुई हैं कि किसने क्या किया, तभी तो दबते हैं। कौन बोल सकता है ऐसा खड़ा होके कि आपने ये किया? मैं तो खुलेआम लगातार चुनौती दे रहा हूँ कि मेरे हर जो आज तक सवाल किए गए उनमें से किसी 2-4 सवाल का तो जवाब दे दीजिए आप। आपने मोहरा बना दिया महेश जोशी जी को, करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला था वो जेजेएम में। उसमें क्या आपको लगता है कि वो अकेले महेश जोशी जी का उसमें रहा होगा किसी न किसी तरीके से योगदान? प्रदेश का मुखिया, कैबिनेट मंत्री क्या कर रहे हैं आपको सोचना चाहिए। सब कुछ उनके यहाँ होता था तय। जो 2 दिन पहले एक नोटशीट का पेपर वायरल हुआ, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिग्नेचर थे उस जेजेएम वाले मामले पे। तो सब कुछ उनकी नज़र में हुआ, उनकी सरपरस्ती में हुआ। बस वो तो ये देखते हैं कि अब ये सारा का सारा मामला किसके ऊपर ढोला जाए। तो यही लोकेश के साथ किया, जिसको उनको सबसे ज़्यादा करीबी शो किया, दिखाया, मुझे महसूस कराया कि मेरे लिए इनसे बड़ा गॉडफादर कोई नहीं हो सकता, या यही मेरे पालनहार हैं, तारनहार हैं, इस तरीके से उन्होंने महसूस कराया। लेकिन जब उनका काम निकल गया, जब लगभग 5 साल होने को आए और मेरे कार्यालय में एसओजी की रेड डालकर जब उन्हें ये कंफर्म हो गया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मुझसे किनारा कर लिया, ये कहा कि अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो वो इस तरीके के चरित्र वाले व्यक्ति हैं। जब तक किसी से काम है, अब चाहे वो आज नरेश मीणा हो, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, या इस प्रदेश का कोई भी युवा नेता, चाहे हनुमान बेनीवाल जी भी रहे हो, जिससे भी उनको कोई फ़ायदा नज़र आता है वो उसे अपने साथ मिलाने का भरसक प्रयास करते हैं और उसे ये एहसास कराते हैं कि भाई मेरे लिए आपसे अच्छा बढ़कर कोई सहयोगी या व्यक्ति नहीं हो सकता। जिस दिन उनसे काम निकल जाता है उसको पूरी तरह से काट कर अलग कर देते हैं, पहचानते तक नहीं है। तो आपने कहा कि अपने करीबी को भी दूर करना पड़े, तो करीबी कोई नहीं है भैया उनके। अच्छा सर, अंतिम सवाल है मेरा। एक बात बताइए, तो फिर नेक्स्ट डे ही दूसरे दिन क्या देखते हैं? पहले दिन तो अशोक गहलोत जी ने कर दिया, नेक्स्ट डे थोड़ा दुगना आगे बढ़ के 2 कदम बढ़ा के सचिन पायलट जी ने फ़ोन कर दिया कि भैया ते ट्वीट करो। मैं फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन किया। तो अब इसको लोग ऐसे देख रहे हैं, थोड़ा सा आप बताइएगा, आप कांग्रेस में है भी तो आप बता सकते हैं। एक बात बताइए, तो फिर इसे कैसे देखना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि भैया गहलोत साहब नरेश की तरफ आगे बढ़े तो इससे उनको बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं कॉल कर देता हूँ, थोड़ा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्या लगता है इसमें, कितनी ये तो कोरी अफवाहें हैं कि जिस तरीके से वो मार्केटिंग के मास्टर समझे जाते हैं, वो अशोक गहलोत जी वो ये एहसास करवाना चाहते हैं कि देखिए मैंने ये किया तब वहाँ से ये आया। तो उनकी जो टीम है इस तरीके से चीज़ों को मार्केट करती हैं, प्रचारित करती हैं। क्या होगा ये आपको ऐसा लगता है? देखिए, ट्वीट तो उनके कहने से या उनकी सहमति से ही हुआ, काम तो उनकी टीम से करती है। मैं भी तो किया करता था ना। मैंने अपने आप को अशोक गहलोत समझ के 10 वर्ष निकाले हैं।
विपक्ष के अशोक गहलोत भी और मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत भी, क्योंकि हर शब्द मैं लिखता था। उन्हें तो बहुत सारे विषयों पे पता तक नहीं होता था कि मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। तो मैंने उस चरित्र को जिया है, अपने अंदर पूरी तरीके से उतार कर जिया है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि बाद में ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर बात की, लेकिन यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से, चाहे नरेश मीणा ने स्वयं ने ये कहा हो कि भाई हमने तो साथ काम किया है या मैं उनके साथ हूँ हर तरीके से, तो वो जो भावनाएं हैं, जब भी उन्हें ये लगा कि भाई अब काफ़ी लंबा समय हो गया, स्थितियाँ कंट्रोल में आनी चाहिए, तो उन्होंने भी उनसे बात की और एक युवा नेता को प्रदेश में उभरते हुए युवा नौजवान जो संघर्ष कर रहा है उसका मनोबल बढ़ाना ही चाहिए। उसी के तहत उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की। अच्छा, ये बात सच्ची है क्या कि कांग्रेस का आप देखिए ना, आए दिन हम देखते रहते हैं कि कांग्रेस के हर कोई नेता जाकर अब तो भैया सबके सब बोल रहे हैं, अरे नरेश जी उठो उठो और अनशन तोड़ो, और ये इतनी फिक्र कांग्रेस के हर नेता को। अचानक कांग्रेस को क्या हो गया सर? फोटो अपॉर्चुनिटी। सर आप कांग्रेस में है, लोकेश जी भूल तो नहीं गए? लोकेश जी आप भूल तो नहीं मैं गए? कांग्रेस में हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है या जब भी किसी तरीके से कोई मुद्दा उठता है तो उस मुद्दे में सहयोगी की तरह इन्वॉल्व होकर शुरू से आगे आना चाहिए। अच्छा, थोड़ी आपकी तारीफ सुनिए थोड़ी सी अपनी तारीफ सुनिए सर। मुझे बड़ी खुशी है, नहीं मुझे बड़ी खुशी है कि ये कैसे व्यक्ति हैं जो सच बोल रहे हैं, इनको डर भी नहीं है। सर मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई। मुझे भी पता है और दर्शक भी ये जानते हैं कि क्यों जाते हैं नेताजी फोटो शोटू खिंचवाने और छपने अपने जाते हैं, पर आपने मुंह पे बोला। भाई मुझे किसी बात का डर नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूँ, वो तो मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। मेरी विचारधारा है, मेरी भावना है, वो तो इस देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझसे नहीं छीन सकता। तो इसलिए मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या समझता है। मैं हमेशा सुधार के लिए बात करता हूँ। मैंने जब विधानसभा चुनाव हम हार गए बुरी तरह, तब भी मैंने ये कहा कि ये जो तथाकथित मठाधीश हैं, ये जो अपनी जेब में कांग्रेस को लिए चलते फिरते हैं, इन सबको घर बिठा दिया जाना चाहिए, नौजवानों को आगे आने देने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो मैंने जब भी बात की, मैंने वही सच के साथ जो आज के समय में रिलेवेंट है, जो कांग्रेस को आगे ले जा सकती है, जिससे युवा जुड़ता है, जो मेरी और आपकी भावनाएं हैं कि भाई किसी न किसी को नए को आगे आना चाहिए। नए लोगों के साथ उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं। एक व्यक्ति को लगातार 5 टर्म हो गए, 6 टर्म हो गए, उसे उस विधानसभा के जिससे वो चुन के आया है, उसके मतदाता अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, उसकी स्कॉर्पियो पर पथराव कर रहे हैं, बावजूद उसके आप उसे टिकट दे रहे हो, तो मतदाता उसे जिता के भेजेंगे क्या? राजस्थान में कुछ एक मंत्रियों को छोड़ दो, सारे मंत्री चुनाव हारे, सारे के सारे। और मार्जिन क्या था? 25 से 35 हज़ार तक का मार्जिन था। और ये सब ने रिपोर्ट दी थी कि आप इन चेहरों को बदल दीजिए, हम 100% सरकार में वापसी करते अगर वो चेहरे बदल दिए जाते। लेकिन नहीं, हठधर्मिता थी और अपना फ़ायदा था। फिर भी यहाँ भी उनका फ़ायदा था। किस तरह से फ़ायदा था, आज मैं इस बात का खुलासा करता हूँ कि मेरे लोगों को सबको टिकट दे दीजिए जिनको मैं चाहता हूँ। अगर हम ज़्यादा संख्या में जीत के आ गए तो ये सारे लोग मेरा ही नाम लेंगे भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए, और ये अगर चुनाव हार गए तो वो अगला भी नहीं बन रहा जिसके लिए आलाकमान सोच रहा है। तो ये सब उनके खुद के स्वयं के अपने स्वार्थ के लिए किए गए काम थे, चाहे पार्टी को ताक पे रख दिया गया हो। व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी होती है कि पार्टी की सरकार बने, उन्होंने तो उस तक को ताक पे रख दिया। आलाकमान की पीठ में खंजर घोंपा, आलाकमान के साथ विश्वासघात किया। उनके दूत के रूप में जब लोग यहाँ आए, आज के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी आए, वो जो भी आलाकमान का फरमान लाए होंगे, वो चाहते थे कि ये घटना है 22 की, 25 सितंबर 22 की, कि उस वक्त ये आदेश लेकर आए थे कि विधायक दल की मीटिंग होनी चाहिए मुख्यमंत्री निवास पर, या विधायक दल की बैठक तय हो। लेकिन वो विधायक दल की मीटिंग ही नहीं होने दी षड्यंत्र के तहत, क्योंकि उन्हें यह आभास था कि आज कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई बड़ा फरमान आया है और हो सकता है मुझे मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़े, या ये कह दें कि भाई विधायकों ने चुन लिया, ये फलाने जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं। ये तो आपने कई बार सुना है जो लोकेश जी ने अभी अंतिम में बात रखी है अपनी।
पर आप ऐसे ही बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।